देखो अच्छे, स्मार्ट लिमिटेड टुक लोन ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट बीइंग 10% पर एनम. इट इशूड 15 लाख 10% डिवेंचर्स of ₹200 each as a collateral security. Pass necessary journal entries for the above transaction. आपको journal entries बनानी है. First, when company decided not to record the issue of 10% debentures as collateral security. Second, when company decide to record the issue 10% debentures as collateral security. ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट में आपको रिकॉर्डिंग नहीं करनी है क्योंकि कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो उन्होंने डिवेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू की है, और दूसरे केस में बोल रहे हैं कि हम रिकॉर्ड करेंगे जो हमने डिवेंचर इशू किए हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी. तो पहला केस लिखिए साथ साथ. व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू of 10% debentures as a collateral security, as a collateral security. फर्स्ट केस में कंपनी जो उन्होंने 10% डिवेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया उसके लिए कोई एंट्री नहीं पास करना चाह रही, तो इस केस में आप एंट्री पास करेंगे बैंक लोन लेने की. जनरल एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख, बैंक से लोन लिया है 10 लाख रुपए का, टू बैंक लोन अकाउंट 10 लाख रुपए. बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा इसलिए डेबिट हो रहा है, बैंक लोन लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट हो रही है. ओके, लोन टेकन फ्रॉम स्टार बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. जनरल एंट्री विल नॉट बी पास फॉर इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी. और याद रखना है जो डिवेंचर्स आप एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं उन पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट पेबल नहीं होता है. ओके, सेकंड केस जिसमें कंपनी डिसाइड कर रही है कि हम रिकॉर्ड करेंगे इशू ऑफ 10% डिवेंचर जो हमने एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू की है. तो इस केस में फर्स्ट जनरल एंट्री तो वही बनेगी बच्चे, बैंक से लोन लेने की. बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक लोन अकाउंट 10 लाख, लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ओके, एंड सेकेंड एंट्री डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 15 लाख, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 15 लाख टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट 15 लाख, 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹15 लाख issued as collateral security. ओके, फर्स्ट केस में जो आपने डिवेंचर इशू किया एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी उनको आप शो करेंगे सिर्फ बैलेंस शीट में. ओके, और इस वाले केस में भी बैलेंस शीट में शो करेंगे, लेकिन इसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया. कौन सा अकाउंट ओपन हो गया? सस्पेंस. क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए. नियोन लिमिटेड परचेज असेट्स ऑफ ₹18 लाख and took over liabilities of ₹2 lakh of Zenith Limited for a purchase consideration of ₹15 lakh. आपको परचेज कंसिडरेशन गिवन है जो कितना है बच्चे? 15 लाख रुपए. परचेज कंसिडरेशन है 15 लाख रुपीज. ओके, परचेज कंसिडरेशन गिवन है जो कितना है बच्चे? 15 लाख. तो यहां पर आप देखेंगे नेट एसेट्स की वैल्यू 18 लाख माइनस 2 लाख, नेट एसेट्स कितनी हुई? 16 लाख. और यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन है 15 लाख, यानी नेट एसेट्स ज्यादा है किससे? परचेज कंसिडरेशन से. तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज जो डिफरेंस है वो होगा कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कंपनी को खरीदते समय ही फायदा हो गया.
ये कंपनी को बिजनेस खरीदते समय क्या हो गया, फायदा हो गया। तो इस तरह के फायदे को अपन कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं और ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, नियोन लिमिटेड यानी कि परचेजिंग कंपनी पेड करेगी बच्चे अमाउंट बाई एक्सेप्टिंग अ चेक फोर रुपीज 3 लाख। 15 लाख में से वो 3 लाख रुपए का चेक एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। बैलेंस बचा 12 लाख रुपए एंड द बैलेंस वाज सेटल्ड बाई इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। प्रीमियम ऑफ 20%। बैलेंस कितना बचा बच्चे, 12 लाख रुपीज, जिसको कंपनी अपने 100 रुपए वाले शेयर को 20% प्रीमियम पर इशू करके देगी, 20% प्रीमियम पर इशू करके देगी। तो बच्चे रिमेनिंग परचेज कंसीडरेशन कितना है, 12 लाख। इसमें डिवाइड करेंगे आप 100 + 20 यानी कि 120 से। तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे बच्चे 12 लाख अपॉन 120, 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स। Okay, pass journal entries for the above transactions in the books of Neon Limited and also explain how issue of shares for consideration other than cash is disclosed in balance sheet of the company। और आपको ये भी बताना है कि हम कंपनी की बैलेंस शीट में इसको किस तरह से डिस्क्लोज करेंगे, इसको किस तरह से डिस्क्लोज करेंगे। चलिए बनाते हैं बच्चे जनरल एंट्री। लिखिए जर्नल ऑफ नियोन लिमिटेड, जर्नल ऑफ नियोन लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री आप बनाएंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 18 लाख, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 18 लाख। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 2 लाख, टू वेंडर कंपनी जिसका नाम है जैनित लिमिटेड 15 लाख, टू कैपिटल रिजर्व जो कि है बैलेंसिंग फिगर, परचेज कंसिडरेशन और नेट असेट्स का डिफरेंस। यहां पे नेट असेट्स ज्यादा है परचेज कंसिडरेशन से, 1 लाख रुपीज, 1 लाख। परचेज ऑफ बिजनेस फ्रॉम जैनित लिमिटेड, परचेज ऑफ बिजनेस फ्रॉम जैनित लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे बच्चे जैनित लिमिटेड डेबिट 3 लाख, आप चेक दे रहे हैं 3 लाख का, टू बैंक अकाउंट 3 लाख, जैनित लिमिटेड डेबिट 3 लाख टू बैंक अकाउंट 3 लाख। जैनित लिमिटेड को आपने 3 लाख रुपए का चेक दिया। अब रिमेनिंग परचेज कंसिडरेशन बचा 12 लाख, जिसका पेमेंट 100 रुपीज वाले शेयर में करना है और जो शेयर है वो प्रीमियम पर इशू माना जाएगा। तो यहां पे रिमेनिंग परचेज कंसिडरेशन 12 लाख में डिवाइड करोगे 100 प्लस प्रीमियम यानी कि 120 से। नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 10,000। देखिए नरेशन जरूर लिखिए, पार्ट पेमेंट मेड टू वेंडर बाई चेक, ओके। नेक्स्ट है बच्चे जैनित लिमिटेड डेबिट 12 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर्स इंटू रुपीज 100, 10 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10,000 शेयर्स इंटू रुपीज 20, 2 लाख।
2 लाख रुपीज। इश्यू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। वर्किंग नोट में आपको जरूर लिखना है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस पेमेंट बाई चेक डिवाइड बाई इशू प्राइस। तो 15 लाख टोटल परचेज कंसिडरेशन था, जिसमें से पेमेंट कर दिया 3 लाख रुपीज का चेक से, और डिवाइड करेंगे इशू प्राइस। इशू प्राइस होगी यहाँ पे 100 प्लस 20 यानी कि 120, 10,000 शेयर्स। क्वेश्चन में पूछा था कि आप इसको किस तरह से डिस्क्लोज करेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बना के नहीं बताना है आपको, थ्योरेटिकल बताना है। तो देखिए, लिखिए इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन other than cash is disclosed in notes to accounts, disclose in notes to accounts in इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे शेयर कैपिटल अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, either as subscribed and fully paid up or subscribed but not fully paid up as the case is। यहां पे 100 पूरा 100 का, यदि केस ऐसा है कि यहां पर पूरा कॉल्ड ही नहीं हुआ है तो वो किस टर्म में चला जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, जो भी केस बने। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थ, अंगद and Lisa are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1। 3 पार्टनर्स हैं, पार्थ, अंगद, लीसा, जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके बीच में 3:2:1, जो कि प्रॉफिट शेयर करेंगे 3:2:1 में। पार्थ का शेयर होगा 3/6, अंगद का शेयर होगा 2/6 और लीसा का शेयर होगा 1/6। अंगद रिटायर हो रहे हैं, अंगद हो रहे हैं रिटायर, and his claim including his capital and entitlement from the firm including his share of goodwill of the firm is 50,000। बच्चे उसको कैपिटल और वो एंटाइटल होगा अपने हिस्से की गुडविल के लिए, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, जो कि है 50,000 रुपीज। ओके, after this amount was determined, it was noticed that there was unrecorded furniture valued at rupees 12,000, जिसकी वैल्यू है 12,000, which was to be recorded। फर्म को हो गया फायदा कितने का, 12,000 का, क्योंकि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में जब असेट्स इंक्रीज होगी तो क्या होता है, गेन। Upon recording the furniture, revised amount due to Angad was determined and settled by giving him unrecorded and now recorded furniture and the balance by check। You are required to give the journal entry for recording the payment to Angad in the books of the firm। लिखिए जर्नल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को जब रिकॉर्ड करेंगे तो बिजनेस की असेट्स बनेगा फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट को आप डेबिट करेंगे 12,000 रुपीज से, क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को 12,000 से।
क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को 12,000 से। ओके, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को क्या कर लिया गया, रिकॉर्ड कर लिया गया। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट है जो कि नॉमिनल अकाउंट है, इसका बैलेंस है बच्चे, क्रेडिट बैलेंस है 12,000, जिसको ट्रांसफर करेंगे ऑल पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू पार्थ कैपिटल अकाउंट 12,000 इंटू 3/6 6,000 टू अंगद कैपिटल अकाउंट 12,000 इंटू 2/6 4,000 टू लीसा कैपिटल अकाउंट 12,000 इंटू 1/6 2,000। गेन यानी कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ओके, बच्चे उसका कैपिटल और उसके हिस्से की गुडविल का टोटल योग कितना बना है, 50,000 रुपए। टोटल योग कितना बना है, 50,000 रुपए, यानी उसका क्लेम कितना बना है फर्म में, 50,000 रुपए। और यकायक क्या हो गया, फर्नीचर प्रकट हो गया, जिसको रिकॉर्ड किया तो फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, 12,000 का। इसमें अंगद का शेयर क्या बना, 4,000। अंगद का शेयर क्या बना, 4,000। यस, अंगद का शेयर कितना बना, 4,000। तो भाई अंगद का जो टोटल क्लेम है वो रिटायरमेंट पे बना 54,000। 50,000 रुपए में कैपिटल और गुडविल, और 4,000 रुपए उसका किसका बना, शेयर ऑफ प्रॉफिट का। तो टोटल कितना बना उसका, 54,000। अब वो ले क्या जा रहा है इसके बदले में, भैया वो ले क्या जा रहा है, फर्नीचर ले जा रहा है। क्या ले जा रहा है, फर्नीचर। और बैलेंस अमाउंट किस में ले जा रहा है, चेक में। यस, बैलेंस अमाउंट किस में ले जाएगा, चेक में। अपॉन रिकॉर्डिंग द फर्नीचर रिवाइज अमाउंट ड्यू टू अंगद वाज डिटरमाइंड एंड सेटल्ड बाय गिविंग हिम अनरिकॉर्डेड एंड नाउ रिकॉर्डेड फर्नीचर एंड द बैलेंस बाय चेक। यस, उसको क्या देना है, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर जो रिकॉर्ड कर लिया अपन ने वो उसको देंगे। और जब रिकॉर्ड कर लिया तो क्या हो गया था, फर्नीचर डेबिट। और जब उसको देंगे तो क्या होगा, क्रेडिट। तभी तो डिक्रीज होगा फर्नीचर टोटल 12,000 से। और बैलेंस अमाउंट किससे देंगे अपन, चेक से। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी अंगद कैपिटल अकाउंट डेबिट 54,000। मैं बोलूं वैसे लिखना, अंगद कैपिटल अकाउंट डेबिट 54,000 टू फर्नीचर अकाउंट। पहले क्रेडिट करेंगे फर्नीचर अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट 12,000। उसके बाद लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 42,000। बैंक अकाउंट 42,000। कैसे आया 42,000, $54,000 माइनस 12,000, ये बैलेंसिंग फिगर जो है 42,000। क्लियर सभी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। क्वेश्चन नंबर 21। एप्पल ऑर्चर्ड्स लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल of rupees 50 lakh divided into 50,000 equity shares of 100 each. The company offered 20,000 shares for subscription payable 30 rupees on application, 60 on allotment including 10 rupees premium and balance on call. The amount due was duly called and received except allotment and call money
on 1250 shares held by Ramesh and call money on 1000 shares held by Vinod. Okay, Ramesh shares were forfeited. रमेश के शेयर्स को कर लिया गया forfeited and out of these 750 shares were reissued for ₹90 per share as fully paid up. So how share capital will appear in the balance sheet of the company as per schedule 3rd of the Companies Act 2013. Also prepare note to accounts. बैलेंस शीट बनानी है और नोट टू अकाउंट्स बनाने हैं. ओके, तो क्वेश्चन में आपने देखा कि ऑथोराइज कैपिटल गिवन है, आपको इशूड कैपिटल गिवन है, यस, और आपने जो कॉल्ड किया है उसमें से आपको रिसीव नहीं हुआ, एक तो रमेश से और दूसरा विनोद से. रमेश के शेयर्स को कर लिया गया फोरफिटेड, रमेश के शेयर्स को कर लिया फोरफिटेड और फिर रमेश के फोरफिटेड शेयर्स में से 750 शेयर्स को रीइश्यू भी कर दिया गया. ओके, अब इसको आपको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना है. चलिए बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते हैं. तो सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लो. एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एप्पल ऑर्चर्ड लिमिटेड एज एट, बिल्कुल लिख दो, बिल्कुल बना लो. ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, अमाउंट नहीं लिखना है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखिए. शेयर होल्डर्स फंड लिखिए, शेयर कैपिटल और नोट नंबर में डाल दीजिए 1. नोट नंबर में डाल दिया 1. अब बनाएंगे अपन नोट्स टू अकाउंट्स. नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट लिखिए. टाइटल नोट्स टू अकाउंट्स. नोट्स टू अकाउंट, लिखिए शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. 50,000, 50 लाख रुपीज है ना, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 50 लाख रुपए. नीचे डबल अंडरलाइन जरूर करना. ओके, इसके बाद लिखें इश्यूड कैपिटल. कंपनी ने इश्यू किए हैं बच्चे 20,000 शेयर्स, वो भी प्रीमियम पर. यस, किस पर बच्चे? प्रीमियम पर. तो लिखिए 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 20 लाख रुपीज, 20 लाख, 20 लाख रुपए. डबल अंडरलाइन फिर से करो, टोटल लगाओ नीचे, या तो टोटल लगाओ या डबल अंडरलाइन कर दो. टोटल में 50 और 20 70 नहीं कर देना. 50 लाख अलग, 20 लाख अलग. 50 लाख क्या है? ऑथोराइज कैपिटल. 20 लाख क्या है? इशूड कैपिटल. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना. टाइटल को सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल लिखा. सब्सक्राइब कैपिटल लिखिए. सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. लिख दिया बच्चे. टोटल आपने इश्यू किए थे 20,000 शेयर्स. टोटल आपने इश्यू किए थे 20,000 शेयर्स. ओके, $20,000 शेयर्स, जिसमें से आपने फोरफिटेड कर दिए 1250 शेयर्स. 20,000 शेयर्स इश्यू किए थे, जिसमें से फोरफिटेड कितने कर दिए आपने? 1250 शेयर्स. ये बचे 18,750.
18,750। फिर आपने रीइश्यू कर दिए कितने शेयर्स? 750। कितने बचे 18,000 कितना था? 20,000 माइनस 1250 प्लस करेंगे, क्या करेंगे? प्लस, माइनस क्या कर दिया, प्लस करेंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा 18,750 प्लस 750। लड़के आवाज नहीं करो, टेस्ट में कुछ कर नहीं पाते हो, अभी आवाजें करे जा रहे हो। 19,500। अब बच्चे अपन पता करने जा रहे हैं कि सब्सक्राइब फुल्ली पेड में कितना जाएगा। फुल्ली पेड में जाएगा 1,000 को छोड़कर, क्योंकि 1,000 जिन पर अभी अनपेड है, कॉल मनी, क्या अनपेड है? कॉल मनी, जो किसके पास है? विनोद के पास, उनको हमने फोरफिटेड नहीं किया, तो वो अभी भी किस कैटेगरी में डले हुए हैं? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। तो इसमें से माइनस करेंगे हम 1,000, तो हमारा बचेगा बच्चे 18,500। तो ये 18,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 18,50,000, 18,50,000, ठीक है, 18,50,000। अब लिखिए सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। $1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, अंदर लिखते हैं अमाउंट 1 लाख, और माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर। भले ही कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, कॉल्स इन एरियर ही लिख के माइनस करते हैं। 1,000 शेयर्स पर आपको कॉल मनी नहीं मिली 20 रुपीज, सर 20 कहां से आ गया बच्चे? 100 रुपीज फेस वैल्यू है, 30 प्लस 60 कितना हुआ? 90। 90 में 10 रुपीज प्रीमियम का हटा दो, कितना बचा? 80। 100 माइनस 80 कितना बचा? 20। या इशू प्राइस में से माइनस कर दो, इशू प्राइस कितनी हुई? 110, 110 में से माइनस कर दो 90, तो कितना आएगा? 20, 80,000 रुपीज। क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है फोरफिटेड अकाउंट को कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो सुनो भाई, सब्सक्राइब कैपिटल में ये कहां से आ गया? फोरफिटेड शेयर। बच्चे हमने टोटल फोरफिट किए थे 1250 शेयर्स, जिसमें से हमने रीइश्यू कर दिए 750, तो बचे कितने? 500। तो 500 का मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कहां डाला हुआ है? शेयर फोरफिचर अकाउंट में, शेयर फोरफिचर। जो अमाउंट हमें रिसीव हो गया था, इन पर हमें रिसीव हुआ था सिर्फ और सिर्फ क्या? एप्लीकेशन। सिर्फ और सिर्फ क्या रिसीव हुआ था? एप्लीकेशन। तो 500 इंटू 30, 15,000। अब टोटल करेंगे जो आएगा 19,45,000, 19,45,000, जिसको लिखेंगे अपन बैलेंस शीट में 19,45,000। क्लियर सभी को? हेलो, देखिए नेक्स्ट, ट्वेंटी टू। सामने देख लो बेटा, सामने दिख तो रहा है। हाँ, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ युग, वीर एंड यस sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2 respectively on 31st March 2024 is given below। ये एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, ठीक है ना? कुछ चिन्हित चीजें दे दी गई इस बैलेंस शीट में। पहला है बच्चे जनरल रिजर्व, ओके। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, और आपको दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सब कुछ सीख जाओगे इसी क्वेश्चन से, जितना भी रिजर्व का ट्रीटमेंट होता है सब सीख जाओगे इसी से। इसमें इंटरनल फंड भी है और एक्सटर्नल फंड भी है। इंटरनल फंड वो होते हैं
वो प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करके उससे क्या बना लिया गया, इंटरनल फंड। यस, जैसे कि जनरल रिजर्व, ये दिखाई दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये दिखाई दे रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी क्या है, इंटरनल फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये असेट्स पर बनाया आपने रिजर्व। इन्वेस्टमेंट जिसकी मार्केट वैल्यू दी गई है 19,000, बुक वैल्यू 20,000 है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 1,000। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 they decided to share future profit in the ratio of 2:3:5 रेस्पेक्ट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, 5:3:2 था, अब वो हो गया 2:3:5। अब क्या हो गया, वो 2:3:5। A claim on account of workman compensation is estimated at ₹150। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अनुमानित हुआ है कितना, 150 रुपए। आपको जनरल एंट्री पास करनी है बच्चे रिलेटिंग टू द एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को समझिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिया हुआ है बच्चे 1200 रुपीज, और 250 से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रिएट हुआ है, एस्टिमेट हुआ है, अनुमान लगाया रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे। तो बच्चे 1 अप्रैल को आप एंट्री पास करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना भी रिजर्व है उसको डिक्रीज कर देंगे, जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको डिक्रीज करेंगे। जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे 1200 से। जितने से लायबिलिटी क्रिएट हो रही है उतना, जितना क्लेम हुआ है उतना प्रोविजन बनाएंगे, लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। 150 था, 250 नहीं था, 150। कितना था बच्चे, 150, ये रहा 150। ओके, 250 नहीं है, 150। ठीक, इसके बाद देखें बच्चे, अब बैलेंस बचा 1050। बैलेंस कितना बचा, 1050, जिसको शेयर करेंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 5:3:2 में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। टू यू कैपिटल अकाउंट, टू वीर कैपिटल अकाउंट और टू यस कैपिटल अकाउंट। 1050 इंटू 5/10, 5/10, 1050 इंटू 3/10, 1050 इंटू 2/10। ओके, लिखिए लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रिएटेड। लिखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, बता दे रहा मैं तुम्हें, तुम लिख नहीं पाओगे एग्जाम में। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रिएटेड, हमने कुछ दो वीडियो सेंड किए, पूरे देख लेना तुम लोग। 2 वीडियो सेंड किए हैं, देख लेना। देखे तुमने, हमें लगता नहीं देखे भी होंगे तुमने। स्कूल वाले बोलते तो जरूर देख लेते हैं। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रिएटेड, सरप्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। सरप्लस का मतलब 1050, वो क्या था, सरप्लस, जितना ज्यादा बना हुआ था उसको अपन ने ट्रांसफर कर दिया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। बच्चे समझिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ध्यान से समझिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बुक वैल्यू 20,000, मार्केट वैल्यू 19,000, लॉस कितने का हुआ, 1,000 का। लॉस कितने का हुआ, 1,000 का। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना दिखाई दे रहा है, 1,500। तो ये अपन कहां से कवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। सरप्लस कितना बचेगा, 500। सरप्लस कितना बचेगा, जिसे ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी बच्चे अप्रैल 1, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1500, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1500, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1500 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1000, ओके। और सरप्लस कितना बचा बच्चे 500, जिसको शेयर कर देंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 5:3:2 में, टू युग कैपिटल अकाउंट, टू वीर कैपिटल अकाउंट और टू यस कैपिटल अकाउंट। फाइव बाई 10 250, थ्री बाई 10 2/10 250 150 एंड 100, ओके। लिखिए वैल्यू ऑफ वही उचकता है वो जब ये सही है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप टू मार्केट वैल्यू एंड सरप्लस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये आ रहा है समझ में आज ढंग से? ज्यादा क्वेश्चन भी हो गए नहीं, तुम लोग शक्लें देखते थे ना बैठ के सामने, बंधु जैसे मुंह बना लेते। अब कौन कौन से रिजर्व बचे हैं सामने देखो, जनरल रिजर्व बचा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बचा है, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कुछ करना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल फंड है, एक्सटर्नल रिजर्व है। कौन सा रिजर्व है? वो रिजर्व जो एक्सटर्नल लायबिलिटी के लिए बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। समझ में आया? चलिए तो नेक्स्ट एंट्री आप पास करेंगे, लिखिए अप्रैल 1 को ही जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 5450, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 5450, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4550। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस रखते हैं। दो केस होते हैं निपटाने के, एक वो होता है क्या जिसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, अब न्यू बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देंगे ये। एक वो केस होता जिसमें आप न्यू बैलेंस शीट में भी ऐसे के ऐसे ही देखना चाहते हो, तो जो गेनिंग पार्टनर होता वो नेट इफेक्ट को क्या करता? कंपनसेट करता। किसको? सेक्रीफाइस पार्टनर्स को। यस। तो उस केस में ये रिजर्व वैसे के वैसे ही दिखते हैं। कहां पे? न्यू बैलेंस शीट में। टू यूब कैपिटल अकाउंट 5000, कहां से आया 5000? टोटल करो इनका कितना हुआ बच्चे? टोटल हुआ इनका 10,000। कितना हुआ बच्चे? तो 10,000 इंटू 5/10, 10,000 इंटू 3/10 और 10,000 इंटू 2/10 टू वीर कैपिटल अकाउंट टू यस कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नरेशन जरूर लिखना बच्चे। आपको दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट, सॉरी एडवर्टाइजमेंट
एक्सपेंडिचर जो कि है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, ये फिक्टिशियस असेट्स हैं। इस टाइप की जो भी असेट्स होती हैं उनको आप रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, इसका डेबिट बैलेंस है, जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। और पार्टनर्स को क्या होगा, नुकसान। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगी, डिक्रीज। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी इसी डेट पर, यू कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 का बच्चे 5/10, 1000 का 5/10 500। बीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300, 1000 इंटू 3/10 300। यस कैपिटल अकाउंट डेबिट 200, 1000 इंटू 2/10 2/10। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट 1000। ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, इतना करके आओगे, इसके अलावा ये लाइन लिख के नहीं आओगे तो तुम्हारी कॉपी अच्छी नहीं मानी जाएगी, ये लाइन लिखनी पड़ेगी तुमको, क्योंकि बैलेंस शीट में दिया हुआ था, इसके बारे में कुछ तो बताओ, तो बताना पड़ेगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज अ स्टैट्यूटरी लायबिलिटी ऑफ द फर्म। स्टैट्यूटरी लायबिलिटी का मतलब वैधानिक दायित्व है। क्या दायित्व है ये, वैधानिक। क्यों, क्योंकि जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनकी सैलरी से ही एक अमाउंट आप काट के इस फंड में डालते रहते हैं और अपनी तरफ से भी डालते हैं उतना ही पैसा, तो ये इकट्ठा हो जाता है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट में इनको दिया जाता है। तो ये स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज, हेंस इट इज नॉट एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसलिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना है, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ओके, अब आएगा तो बताते हैं, आएगा जरूर आएगा, 12 सैंपल पेपर में कहीं ना कहीं वो जरूर आएगा। आ चुका होगा शायद एक आध बार, आया है क्या, है ना, पढ़ के आना, नहीं आया तो पूछ लेना। उसमें नेट इफेक्ट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, नेट इफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सारी चीजें सर की तरफ नहीं छोड़ो, अपनी तरफ से भी तैयारी करो, जो पुराना होता जा रहा है उसे खुद लगाओ। सर थोड़ी रिवीजन करेंगे एक बार और अपना, सर को थोड़ी एग्जाम देना है। बात कुछ समझ में आ रही है, या फिर संन्यास ले लो बाकी बच्चों की तरह। मतलब अलग ही टाइप के बच्चे होते हैं जिन्हें विश्वास है ना, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लाइव चल रही है। सिंधु, राहुल एंड कमलेश are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. They dissolved the firm on 1st April 2024 when their balance sheet was as follows. बच्चे डिसोल्यूशन का केस है और बैलेंस शीट दी हुई है, आप बैलेंस शीट में समझते हैं आप कि क्या क्या आपको करना है बैलेंस शीट के साथ। ठीक है, सबसे लास्ट में देख लो पूछ क्या रहे हैं आपसे, आपसे ओनली रियलाइजेशन अकाउंट पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, अब अपन बैलेंस शीट से छांट लेंगे कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कैसे करना है। सबसे पहले देखिए लायबिलिटी साइड में आप देख रहे हैं मिसेस राहुल लोन, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। राहुल ने लोन नहीं दिया है, राहुल की वाइफ ने लोन दिया है, किसको, फर्म को। इसको आप ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, इस साइड में जो भी दिया हुआ है ये क्या रखते हैं, क्रेडिट बैलेंस। क्या रखते हैं, जब इनको अपन ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट कौन हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, और ये सब क्या हो जाएंगे, डेबिट। यस, चलिए देखें नेक्स्ट है बच्चे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अभी बताया था आपको, ये होती क्या है आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी।
इसको भी आप ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। इसके बाद आप देखेंगे बच्चे क्रेडिटर, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, इसको भी आप ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस रखते हैं। अब इनकी जगह क्रेडिट कौन हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट, और ये क्या हो जाएंगे? डेबिट। जब ये डेबिट होंगे तभी तो इनके अकाउंट क्लोज होंगे, तभी तो इनके अकाउंट क्लोज होंगे। आगे देखिए, बिल्डिंग को ट्रांसफर करेंगे बच्चे, प्लांट को भी ट्रांसफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट को भी, स्टॉक को, डेटर्स को, एक्रूड इंटरेस्ट को भी, और कैश बैंक को छोड़ देंगे, क्योंकि कैश बैंक अलग से अकाउंट बनता है। ओके, कैश बैंक को क्यों ट्रांसफर करें? कहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि कैश तो कैश ही होता है, बैंक तो बैंक बैलेंस ही होता है। बिल्डिंग को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, प्लांट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन में, स्टॉक को रियलाइजेशन में, डेटर को रियलाइजेशन में, और एक्रूड इंटरेस्ट को भी रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, इन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करें, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस रखते हैं, और ये क्या रखते थे? क्रेडिट। ये क्रेडिट रखते थे तो क्रेडिट कौन हो गया इनकी जगह जाके? रियलाइजेशन अकाउंट। ये डेबिट रखते हैं तो इनकी जगह डेबिट कौन हो जाएगा? रियलाइजेशन। और ये सब क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। जिससे ये अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज। ये सारे अकाउंट बंद हो जाएंगे। अब जो भी रह जाएगा तो वो क्या रह जाएगा? रियलाइजेशन। असेट से वसूल होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। असेट्स कोई पार्टनर टेक करेगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। यस, कोई लाइबिलिटी सेटल होती है किसी एसेट से तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी सेट कर दी है तो एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट तो करेंगे नहीं रिकॉर्ड, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट बनता ही नहीं है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, इनको इन बुक वैल्यू पर ट्रांसफर भी कर लेते हैं, जिससे थोड़ी बहुत तुमको बातें समझ में भी आएंगी। बनाए बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हमने बोला बिल्डिंग को ट्रांसफर करो तो टू बिल्डिंग, बुक वैल्यू जो कितनी है? 20,000। बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना है, किस पर ट्रांसफर करना है? बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू समझते हो? बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी गई है वो इसकी क्या है? बुक वैल्यू। प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट को भी उसकी बुक वैल्यू पर, जो क्या है? 44,000। इन्वेस्टमेंट को भी उसकी बुक वैल्यू पर, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 60,000। यस, स्टॉक को भी उसकी बुक वैल्यू पर, स्टॉक की बुक वैल्यू है 12,000, टू स्टॉक 12,000। डेटर्स को भी उसकी बुक वैल्यू पर, टू डेटर्स, डेटर्स की बुक वैल्यू है 10,000। ओके, इसके बाद लिखिए टू एक्रूड इंटरेस्ट, इसकी बुक वैल्यू है 2,000, तो लिखेंगे 2,000। लिख दिया 2,000। हेलो, अब देखो लाइबिलिटी साइड में, बाई मिसेस राहुल लोन 25,000, 25,000। मिसेस राहुल लोन 25,000 लिखा आपने। बाई एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 6,000, और वाई क्रेडिटर 22,000। अब बैलेंस शीट का हो गया रोल खत्म। अब अपन पढ़ते जाएंगे, नीचे जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। ओके, उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे।
देखिए बच्चे, सिंधु टुक ओवर बिल्डिंग एट बुक वैल्यू एंड एग्री टू पे क्रेडिटर। बच्चे सिंधु जो कि पार्टनर है, वो बिल्डिंग को उसकी बुक वैल्यू पर ले रहा है और क्रेडिटर को पेमेंट करने की बोल रहा है, और क्रेडिटर को पेमेंट करने की बोल रहा है। ठीक है, जब भी कोई पार्टनर किसी लाइबिलिटी को टेक ओवर करेगा, किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करेगा, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और जब वो किसी असेट्स को टेक करेगा तो उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी। तो मैं मालूम है कैपिटल इंक्रीज होती तो क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और जब कैपिटल को डिक्रीज करते हैं तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। या सीधा सा ऐसा भी समझ सकते हो कि लाइबिलिटी का जो कुछ भी है वो कहां रिकॉर्ड होगा, सेटलमेंट डेबिट में, और असेट्स का जो कुछ भी है वो कहां रिकॉर्ड होगा। बात समझ में आ गई ना। तो अब कोई असेट्स अकाउंट बचा और ना ही कोई अब लाइबिलिटी अकाउंट है, क्योंकि ये सब हो चुके हैं क्लोज। अब इनका नाम खत्म और इनकी जगह कौन सा अकाउंट रह गया। और रियलाइजेशन अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। कई तरीके होते हैं समझने के, ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट। बच्चे जब तुम्हारी लाइबिलिटी का पेमेंट होगा तो तुम्हें फायदा होगा कि नुकसान। अच्छा, फायदा होता है। तुम लाइबिलिटी के लिए पेड करोगे, तुमने अभी को जीरो मान लिया, क्या मान लिया, जीरो। तुमने इनके अकाउंट बंद कर दिए सबके, तुमने असेट से हमें कुछ मिलेगा नहीं, लाइबिलिटीज को हमें पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, तो तुम सबकी वैल्यू क्या कर दी, तुम्हें जीरो कर दी। कर दी कि नहीं, अकाउंट बुक्स में क्या कर दी उनकी वैल्यू, जीरो। उनकी जगह कौन सा अकाउंट हो गया, रिलाई। अब तुम मैंने उनका पेमेंट करो तो तुम्हें क्या हुआ, नुकसान। नुकसान होता है तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट। यस, तुम्हें किसी असेट्स को, तुम तो असेट्स को ये मान के बैठे तो असेट्स से हमें कुछ मिल नहीं रहा है, अब तुम्हें मिला या कोई दे रहा है तुम्हारी असेट्स के लिए, तो तुम्हें क्या होगा, फायदा। फर्म को क्या होगा, फायदा। और फायदा होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या करेगी, चाहे किसी भी तरह से समझ लो। ओके, सीए में तुम्हें यही बताया जाएगा, फायदा और नुकसान। और स्कूल के हिसाब से तुम कुछ भी समझ लो, स्कूल में टीचर अलग अलग तरह बताते हैं, और यूट्यूब वगैरह पे भी तुम लोग वीडियो देखते हो, उसमें भी अलग अलग तरीके से चिल्लाते हैं। तो तरीका यही होता है, क्योंकि ये अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। अभी सारी असेट्स और लाइबिलिटीज क्या हो गई, जीरो। अब तुम लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे तो फर्म के लिए क्या है, लॉस, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो उसकी पोस्टिंग कहां होगी, उसकी डेबिट में। और जब तुम असेट से रियलाइज करोगे तो तुम्हें क्या होगा, फायदा। फर्म को क्या होगा, फायदा, उसकी पोस्टिंग कहां पे होगी, क्रेडिट में, क्योंकि फायदे क्रेडिट में जाते हैं और नुकसान डेबिट में जाते हैं। इतनी सी बात है। चलिए तो रिकॉर्ड करते हैं भाई, लिखिए, जैसा बोलूं वैसा हाईलाइट करूं, वैसे ऐसे लिखना। इसमें तो इनके हिसाब से ऊपर नीचे दिया हुआ है, मैं जैसे पढ़ते जा रहा हूं वैसे रिकॉर्ड करते जा रहा हूं, उसी तरीके से तुम्हें करना है। तो भाई सबसे पहले इसी पॉइंट को निपटाते हैं। बिल्डिंग इनने टेक ओवर की है, टुक ओवर की है बिल्डिंग, तो लिखेंगे बाई सिंधु कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में बिल्डिंग, और अमाउंट लिख देंगे बाहर 20,000। ओके, बाहर लिख दो 20,000। जो अगला ट्रांजेक्शन आएगा तब उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी क्या आया, अभी इतना आया, इतने को रिकॉर्ड करो। जब आगे आएगा फिर लिख देंगे भाई सिंधु कैपिटल अकाउंट। बात मेरी समझ में आ रही है तुमको, ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझना। डेबिट में लिखो टू सिंधु कैपिटल अकाउंट। कहां गए सिंधु कैपिटल अकाउंट, रुक जाओ, ये नहीं है, ये लाइन है। टू सिंधु कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्रेडिटर पेड। बुक वैल्यू कितनी दी गई क्रेडिटर की, 22,000। बात समझ में आ गई, ये लिखना है, ये लिखना है, समझ में आया, बीच की चीज नहीं लिख देना, रटना नहीं है, समझो। इस पॉइंट से ये और ये ट्रांजेक्शन बना, बात समझ में आ रही है, पोस्टिंग बनी, ऐसे एक एक करके निपटाना है। आगे देखो, accrued interest was not collected whereas there was a contingent liability of ₹1,200 which was made। अब accrued interest से कुछ नहीं वसूल हो रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन एक लाइबिलिटी और क्रिएट हो गई, कितने की, 1,200 रुपए की। क्या हो गई, 1,200 रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, जिसका क्या करना है बच्चे, पेमेंट करना पड़ेगा। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है तो क्या करना पड़ेगा, पेमेंट। तो लिखो भाई टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी 1,200 रुपीज। बात समझ में आ गई। एक्रूड इंटरेस्ट असेट था, उससे कुछ रिलाइज नहीं हो रहा उससे, लेकिन एक चलते फिरते एक लाइबिलिटी और पैदा हो गई, कितने की, 1,200 रुपए की, तो उसका पेमेंट करना है मेट। ये बात समझ में आ गई। अगला देखो, राहुल एग्री टू पे मिसेस राहुल लोन। राहुल तैयार है अपनी वाइफ का लोन पेड करने को, राहुल तैयार है अपनी वाइफ का लोन पेड करने को, एंड टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट।
10% डिस्काउंट। डिस्काउंट। चलिए देखिए, लिखिए टू राहुल कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए मिसेस राहुल लोन 25,000, मिसेस राहुल लोन 25,000, लिखा मिसेस राहुल लोन 25,000। हेलो। और बच्चे उसने इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पे लिया है, वो भी आधा इन्वेस्टमेंट। कैसा? आधा। तो इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू कितनी है? 60,000, वो ले रहा है आधा। आधी का मतलब कितना हुआ? 30,000। 10% कम पर 30,000 का 10% 3,000, यानी वो कितने में टुक कर रहा है उसको? 27,000 रुपए। लिखेंगे बाई राहुल कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 30,000 माइनस 3,000 27,000। दूसरी लाइन क्लियर? तीसरी लाइन क्लियर? ठीक है, तीसरा एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, अदर एसेट्स रियलाइज्ड प्लांट 50,000, स्टॉक 10,000। अदर एसेट से किस तरह से रियलाइज हो रहा है? प्लांट से 50,000 रुपए और स्टॉक से 10,000 रुपए। लिखिए क्रेडिट साइड में भाई बैंक अकाउंट, भाई बैंक अकाउंट, प्लांट 50,000 और स्टॉक 10,000। ओके, सामने देखिए रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। बचा कितने का? 30,000 का, और 10% डिस्काउंट पर बेच दिया गया। 10% का मतलब 3,000 डिस्काउंट पर कितने बेचा? 27,000 रुपए। तो लिखो इन्वेस्टमेंट 30,000 माइनस 3,000 27,000। ये भी क्लियर? हेलो। देयर वाज अ कार इन द फर्म विच वाज रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, यानी वो हो गई अनरिकॉर्डेड, क्योंकि अकाउंट बुक से उसकी वैल्यू खत्म, डेप्रिशिएट होगी, फुली डेप्रिशिएट हो गई। इट वाज टेकन बाय सिंधु फॉर रुपीज 24,400। ही ऑल्सो एग्री टू पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक्स। ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, जिसके लिए भी वो तैयार है लेने को। ठीक है, लिखिए बाई सिंधु कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में कार 24,400 लिखा। जैसा बोलता जा रहा हूं वैसे ही लिखना, नहीं टिबलो इसमें से, टिबलो कुछ नहीं सीख पाओगे। जैसे जैसे एडजस्टमेंट है वैसे वैसे लिखो। क्लियर? और बच्चे डेबिट में लिखो टू सिंधु कैपिटल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपीज। क्लियर? हेलो। ये अनरिकॉर्डेड असेट से, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, और किसने टेक ओवर कर लिया? पार्टनर ने। नेक्स्ट एंड लास्ट है बच्चे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय सिंधु फॉर विच ही इज टू गेट अ क्रेडिट ऑफ रुपीज 1,200। बच्चे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पूरे किसको करने? बॉन्ड किसको करने? झेलने किसको है? सिंधु को, जिसके लिए उसका अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से? 1,200 से। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड आउट बाय फर्म बैंक अकाउंट वर 1,500, जबकि एक्चुअल जो एक्सपेंसेस थे वो पेड हो गए 1,500 रुपए। किसके द्वारा? फर्म के द्वारा। फर्म के द्वारा पेड हो गए। किसके द्वारा हो गए? फर्म के। तो फर्म के द्वारा पेड हो गए, तो 1,500 का जो रिकॉर्डिंग है ना, वो क्या बनेगी? सिंधु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में वो तो जाएगा नहीं 1,500। क्यों? फर्म तो ये माने कि हमने पैसा दे दिया उधार, किसको? सिंधु को। सिर्फ इसकी रिकॉर्डिंग जाएगी, किसकी? 1,200 की। देखो डेबिट में 1,200 को टू सिंधु कैपिटल अकाउंट फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,200। 1,500 को कैपिटल अकाउंट में, बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि फर्म ने दिया है पैसा उसको, फर्म ने अपनी तरफ से पेमेंट कर दी, जबकि करना किसको था? सिंधु। लेकिन यहाँ पे पूछा सब किया जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? से रियलाइजेशन अकाउंट। इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन साइलेंट है किसको लेकर? किसको लेकर क्वेश्चन साइलेंट है? दो चीजों को लेकर। पहली चीज, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पेमेंट कर दो बुक वैल्यू के बराबर टू बैंक अकाउंट प्रोविडेंट फंड 6,000। जब ऐसे करोगे तभी तुम बता पाओगे कि क्या चीज रह गई, और नहीं तो तुम भूल जाओगे क्या रह गया और क्या नहीं रहा। और बच्चे असेट्स में डेटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो डेटर्स को उसकी बुक वैल्यू के बराबर रियलाइज करेंगे। डेटर 10,000,
क्लियर यहां तक बात? तो टोटल रियलाइज हुआ तुम्हें कितना? 97,000। कितना रियलाइज हुआ? 97,000। अब आप क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। टोटल होगा क्रेडिट साइड का 2,21,400। ओके, डेबिट में लगेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट या गेन, गेन लिखा करो, प्रॉफिट नहीं, क्या लिखा करो? गेन। सिंधु, राहुल और कमलेश 17,000 को शेयर कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बच्चे 5:3:2। ओके, 87 एंड 8500, 5100 और 3400। ठीक है, नोट डाल के लिखोगे तो ही अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे कि देख रहे हो, डेटर्स आर रियलाइज एट बुक वैल्यू बीइंग टेंजिबल असेट्स। यस, क्या ये? टेंजिबल असेट्स। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ द फर्म बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सिंधु कैपिटल अकाउंट वाज अ पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ सिंधु। पर्सनल एक्सपेंसेस माना जाएगा किसका? सिंधु का। एग्रीड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी क्रेडिटेड टू सिंधु कैपिटल अकाउंट एंड डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बताया था आपको?